डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरिस है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर बॉस्टन का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता। अकेला अकेला सा रहता हूँ। यहाँ मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और मुझे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है। मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन मेरी किसी से बनती ही नहीं। मैं क्या करूँ? होते हैं ना कुछ लोग जो भीड़ से डरते हैं। कुछ ज़्यादा संख्या में लोग जहाँ पर खड़े हों वहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं। मैं उनमें से ही एक हूँ। कॉलेज में भी मेरे कुछ दोस्त बने, लेकिन धीरे धीरे उनसे दोस्ती टूट गई। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि बचपन में मेरी क्लास में जितने भी मेरे दोस्त पढ़ा करते थे मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। वो मेरे साथ पढ़ते आए और इस कॉलेज में भी वही थे। उनके कारण शायद मैं दोस्त बनाने से डरता था। मेरा थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, इसलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मुझे तंग करते रहते हैं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड कभी बन नहीं पाई, क्योंकि वो मुझे हमेशा तंग किया करते, मेरी बेइज्जती किया करते और क्लास में सब बच्चे मुझ पर हंसा करते। मेरा बचपन इसी तरह से निकला था। वो 4-5 बच्चों की टोली थी जो कॉलेज तक पहुँच आई थी, और अब यहाँ भी क्या कहता मैं उन्हें। वो इकट्ठा रहते और अगर मैं उनसे झगड़ने की कोशिश करता तो वो मिलकर मेरी पिटाई कर देते। जब भी मैं किसी से दोस्ती करता वो उसको मेरे बचपन की कई कहानियां सुनाते और इस तरह से मुझे डीमोटिवेट करते कि मैं उससे दूर होने लगता। यही कारण है कि अब भी मैं अकेला अकेला सा रहता हूँ। ये तो था पहला कारण। अब दूसरा कारण भी आपको बताता हूँ। कॉलेज में सबको सिगरेट पीना, शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो जो अकेले पड़ जाते थे वो भी मेरा दोस्त नहीं बन पाते थे। क्योंकि मुझे सिगरेट पीना, शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पार्टीज़ में नहीं जाता। रात को मुझे पढ़ाई करना पसंद है। मैं पढ़ाई में भी ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ। मुझे चीज़ें याद करने में ज़्यादा समय लगता है। साधारण से नीचे कह सकता हूँ मैं खुद को। और ये दिसंबर का महीना चल रहा था। क्रिसमस के करीब आते ही सब लोग पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। किस तरह सब दोस्त मिलकर कहीं घूमने जाएंगे ये बातें कर रहे थे। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मायूस था। घर में बैठा रहता और माँ मुझे समझाती, दोस्तों के पास जाओ, ये दिन मौज मस्ती के होते हैं। जब तुम काम पर लग जाओगे तुम्हें मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। माँ ने मुस्कुराते हुए ये कहा था, लेकिन माँ को मैं कैसे समझाता। अब भी मेरा कोई दोस्त बना नहीं है, और जब मैं काम पर लग जाऊंगा तब भी मेरा कोई दोस्त बन नहीं पाएगा। मैं अकेला ही रह जाऊंगा। इसीलिए मुझे अकेले घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। बॉस्टन में कई पुराने इलाके हैं जहां मैं घूमने जाना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं। पुरानी पुरानी दुकानें, वहां पर पड़ी पुरानी पुरानी किताबें, पुराने इश्तिहार, पुरानी जगहों पर फ़ोटो खिंचवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचता हूँ दोस्त तो भले ही ना बन पाए, लेकिन ये दीवारें, ये घर, ये मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। मैं पास जितनी देर भी खड़ा रहूं वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते। इसीलिए मैं वहाँ तस्वीरें खिंचाता हूँ और बहुत घंटों तक सुकून भरी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह मैं ओल्ड एरिया में बैठा हुआ था, एक पुराने से मकान के पास बैठा जिसे बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ से एक लड़का गुजरा। उसकी गर्लफ्रेंड दूर से भागती हुई आ रही थी और उसने अपनी जेब से एक गिफ्ट निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा मायूसी हुई। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। क्रिसमस में हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देता है, मुझे तो कोई गिफ्ट देता ही नहीं। क्या करूं ऐसी ज़िंदगी का। वहाँ मेरी आंखों से आंसू से आ गए थे। तभी वहाँ थोड़ी सी हवा चली थी। हवा के कारण उड़ता हुआ एक इश्तिहार मेरे हाथ लग गया। मैं वैसे ही वहाँ बैठा बैठा उस इश्तिहार को पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा था। उसे मैं पढ़ रहा था। वहाँ बताया गया था द ग्रेट फ्री सेंटा गिफ्ट। फ्री सेंटा गिफ्ट आखिर ये क्या है? वहाँ पर एक वेबसाइट दी गई थी और कहा गया था इसमें एक फॉर्म भर दीजिए,
अगर आपका कोई नहीं है, हम आपके लिए सेंटा का इंतज़ाम करेंगे और आपको मिलेगा द ग्रेट फ्री सेंटा गिफ्ट। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। चलो, अगर कोई मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा तो इस वेबसाइट पर अपना एड्रेस और अपना नाम भरकर देखूंगा, यहाँ से कोई गिफ्ट आ जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुझे गिफ्ट भेजेगा। मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मैं इधर उधर झांकता हुआ घर की तरफ जा रहा था और मायूसी मेरी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। घर में पहुंचा और माँ ने मेरा स्वागत किया। अच्छा, दोस्तों के साथ पार्टी कराए? मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ, दोस्तों ने तंग बहुत किया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। माँ बहुत खुश थी कि मैं दोस्तों के साथ समय बिता रहा हूँ, लेकिन माँ को कैसे बताता? मैं तो अकेला उन गलियों में भटकता रहता हूँ। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, मैंने लैपटॉप खोल लिया। मेरे हाथ में वो इश्तिहार था। मैंने वहाँ सारी डिटेल ढूंढने की कोशिश की और नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। मैंने वो URL भरा और वो वेबसाइट खुल गई। बड़ी अजीब सी वेबसाइट थी, बार बार ब्लॉक हुए जा रही थी और मुझे प्रॉक्सीज भी सेट करनी पड़ी। उस वेबसाइट को सही तरह से खोलने के लिए लगभग 20 मिनट लग गए थे मुझे। बार बार वो बंद हुए जा रही थी और मैं कभी VPN लगाता, कभी कुछ लगाता, किसी तरह मैंने वो वेबसाइट खोल ही ली। अब मुझे उसमें डिटेल भरनी थी। वहाँ एक भयानक से सेंटा की तस्वीर बनी हुई थी, नीचे ग्रीटिंग्स दी हुई थी और वहाँ भरने के लिए डिटेल जगह बनाई हुई थी। मैं अपना नाम भर पाया, एड्रेस भर पाया और छोटी मोटी डिटेल भरी और मैंने सबमिट कर दिया। वहाँ ग्रीटिंग्स का एक मैसेज आ गया और कहा गया, जल्द ही आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा। मैं मुस्कुराने लगा। क्या सच में मुझे गिफ्ट मिलेगा? क्या सच में वो घर पर आएगा? मैं हंसता हंसता लैपटॉप बंद करके सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं सोच रहा था आज कहाँ पर जाऊँ, आज ये दिन कहाँ पर मनाऊं, और नया साल भी आ रहा है, उसकी भी कोई ना कोई तैयारी कर ही लेता हूँ। माँ को भी तो बताना है। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, बाहर एक पार्सल पड़ा था। ये एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था और ऊपर मेरा नाम और एड्रेस लिखा था। मैं हैरान हो चुका था। क्या द ग्रेट फ्री सेंटा गिफ्ट पहुंच गया इतनी जल्दी? अभी रात को ही तो भरा था मैंने। मैं हंसता हंसता उस बक्से को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। उस बक्से को उठाए हुए माँ ने भी मुझे देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानती थी मुझे किसी न किसी दोस्त ने गिफ्ट भेजा होगा। उसके बाद मैं अपने कमरे को बंद कर चुका था। मैंने वो लकड़ी का बक्सा बड़ी मुश्किल से खोला था और जैसे ही वो बक्सा खुला, अंदर बहुत सारे कागज़ थे। मैं कागज़ को हटाता गया और उसमें से अजीब सा सेंटा निकला। ये भयानक सा चेहरे वाला एक सेंटा था और उसके पीछे एक चाबी बनी हुई थी। मैंने वो चाबी घुमाई, लेकिन वो सेंटा चला ही नहीं। उसके बाद मैं सोचता रह गया, ये कैसा गिफ्ट है? ये मेरे किस काम आ सकता है? मैंने उसे एक तरफ रखा और नीचे कागज़ों को खंगालने लगा। एक चिट्ठी थी नीचे। वहाँ उस चिट्ठी को खोलते ही मैं हैरान हो चुका था। उसमें लिखा हुआ था, ये सेंटा आपकी मन की मुराद पूरी करता है। रात को 12 बजे जब ये म्यूजिक चलेगा, आपको इस सेंटा के सामने खड़े हो जाना है और इससे मांगना है। ये आपकी मन की मुराद पूरी कर देता है। उसे मैंने एक टेबल पर रख दिया और मैं सोचने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन चलो, किसी ने मुझे गिफ्ट तो दिया। अब मैं घर से बाहर निकल आया था और दोबारा घूमने का मेरा प्लान था। मैं नई जगह पर जाना चाहता था। वहाँ नई बिल्डिंग्स बनी है और रेनोवेशन का काम चल रहा है। वहाँ जाकर तस्वीरें खिंचाऊंगा और पास में ही समंदर के किनारे घूमने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पूरा दिन मैं अकेला ही घूमता रहा था। बार बार मैं सोचे जा रहा था, काश मेरा कोई दोस्त होता, मेरे साथ घूमता, मुझे बताता तो कितना अच्छा होता। पूरा दिन मैं सोचता रहा, घूमता रहा और शाम को मैं वापस आ गया। जैसे ही मैं घर आया, मेरी नज़र उस सेंटा पर पड़ी। मैं बहुत खुश था। मेरे लिए ये गिफ्ट किसी ने भेजा है। और मैं बेड पर बैठा हुआ बार बार थोड़ा मोबाइल चलाता, उसे सेंटा की तरफ देखने लगता। रात के वक्त मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। मैं वहाँ कॉलेज की जितनी भी किताबें हैं उन्हें पढ़कर चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, और आज रात भी मैं वही करने वाला था। 2 से 3 घंटे वो किताबें पढ़ने में लग गए। उसके बाद 12 बजे के करीब मैं सो जाता हूँ और सोने की तैयारी कर रहा था, तभी वो सेंटा से आवाज़ें आने लगी। जो चाबी मैंने सुबह दी थी, अपने आप 12 बजे वो सेंटा के अंदर से म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। वो म्यूज़िक को सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। वो आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी कि कमरे से बाहर चली जाए, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि मुझे सोने ना दे।
उठकर मैं खड़ा हो गया और उस सेंटा की तरफ देखने लगा। मुझे मिला ये अजीब सा गिफ्ट था और 12 बजे कहा गया था अब जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या मांगूं मैं? मुझे अगर $1000 मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ दिन बहुत अच्छे से निकाल लूँगा। मैं उस सेंटा के आगे खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, मुझे $1000 चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो प्लीज़ कल तक कुछ ना कुछ कर ज़रूर देना। ये कहकर मैं वापस बेड पर आ गया। जैसे ही मैं बेड पर बैठा वो म्यूज़िक बजना बंद। वो चाबी जैसे अपने आप खत्म हो चुकी थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ सो गया। धीरे धीरे ही नींद आई और सुबह 5 बजे मैं उठ गया। अमूमन मैं 8 बजे उठता हूँ, लेकिन आज 5 बजे ही नींद खुल चुकी थी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 8 बजे तक बार बार मैं करवटें लेता रहा और 8 बजे उठने का समय तो हो ही गया था। मैं अमूमन सुबह घूमने के लिए जाता हूँ और आज भी मैं गुस्से में सोचने लगा था, नींद तो आ नहीं रही, बाहर घूम कर ही आता हूँ। जैसे ही मैं बाहर पहुँचा, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। यहाँ बहुत ठंड हो चुकी थी, इसलिए एक छाता मैंने लिया और बाहर सैर के लिए निकल पड़ा। जब यहाँ पर बारिश होती है तो सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिस कारण फिसलन भी हो जाती है और आप कभी कभी गिर भी सकते हैं। हमारे घर के पास में ही एक गार्डन पड़ता है। मैं उस तरफ चल पड़ा था, क्योंकि अगर सड़क पर चला तो हो सकता है बारिश में फिसल भी जाऊं। वहाँ घास में फिसलन नहीं होगी, वहाँ आराम से घूम सकूंगा। वहाँ घूमते घूमते मेरे पैर दर्द करने लगे थे और एक मोड़ पर मैं जैसे ही पहुंचा, वहाँ किसी का पर्स गिरा हुआ था। मैं हैरान हो चुका था। जैसे ही मैंने वो पर्स उठाया, उसमें ना कोई तस्वीर थी, ना ही कोई कार्ड था, बल्कि $1000 पड़े थे। मैं इधर उधर देखता रहा, कौन होगा? कोई शायद यहाँ सैर कर रहा होगा, लेकिन मैं पहचान कैसे करूं? मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि उसे वो पर्स दे दूं, लेकिन बारिश होने के कारण वहाँ कोई नहीं आ रहा था। बारिश रुकी 10 बजे के करीब और 10:30 बजे तक भी मैं वहीं पर था। जिसका पर्स होगा वो लेने के लिए तो आएगा ही, लेकिन कोई आया ही नहीं। अब मैं उस पर्स को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। क्या करता मैं? उस पर्स को वहीं छोड़ देता जिसमें $1000 थे, या वो $1000 वाला पर्स लेकर घर आ जाता। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। उसके बाद मैंने पर्स अपने घर के बाहर रख दिया, ताकि अगर जिसका पर्स हो वो इस पर्स को मेरे घर के बाहर देखेगा तो ज़रूर बेल बजाकर पूछेगा कि यहाँ पर्स कैसे आया और इसमें $1000 क्या अभी हमारे पास हैं। पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया था, लेकिन किसी ने भी बेल नहीं बजाई और शाम को जब मैं घर से बाहर निकला, किसी ने वो खाली पर्स भी उठा लिया था। अब मैं और हैरान। अब मैं शायद इसके मालिक को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा और शाम तक मुझे घर पर ही रहना पड़ा। लेकिन $1000 मुझे मिल चुके थे, जैसे मैंने मांगे थे। इन $1000 के इस्तेमाल से मैं घूम सकता था, बहुत कुछ खा सकता था, और अब तो इसका मालिक भी मुझसे मांगने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद शाम के वक्त ही मैं बाहर निकल गया था। जाऊं तो कहाँ जाऊं? इससे पहले मेरे पिता मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दिया करते थे और मैं भी इसकी कद्र करता था। मैं पार्टीज नहीं करता था, मैं महंगी चीज़ें नहीं खरीदता था, मैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं जाता था, मैं सस्ता खाना ही खाता था। आज मेरे पास $1000 थे। क्या करता मैं खुशी मनाने के लिए एक क्लब में चला गया। वहाँ जाकर मैं काफ़ी समय कई अनजानों के साथ नाचता रहा और एक रेस्टोरेंट में गया। अच्छा खाना खाया जो पहले मैं खा नहीं पाता था। लगभग $300 खर्च कर दिए थे और अब भी $700 मेरे पास थे। मैं सोच रहा था नया साल तो इससे बहुत अच्छा निकलेगा। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली और द ग्रेट सेंटा गिफ्ट शायद मुझे गिफ्ट इसी तरह दे रहा होगा। ये सोचता सोचता 9 बजे मैं घर आया था। मैंने माँ से कह दिया था आज मैंने दोस्तों के साथ पार्टी की है। मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि मेरे अब नए नए दोस्त बन रहे हैं और मैं अपने कमरे में चला गया। वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 10 बजे के करीब ही मुझे नींद आ गई थी और मेरी नींद खुली 12 बजे। वो छोटी सी सेंटा की मूर्ति से म्यूज़िक बजना शुरू हो गया था। मैं एकदम से हक्का बक्का सा हो गया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये आवाज़ें उससे आ रही थी और 12 बजे का समय था। मुझे अब ये सोचने के लिए लगभग 2 मिनट लग गए कि करूं तो करूं क्या। दिमाग में कल की याद आई कि $1000 मिले थे, जो मांगो वो मिल जाता है। मैं फिर से उस सेंटा के सामने बैठ गया। मैं सोचने लगा मांगूं तो क्या मांगूं। मैंने एक अजीब सी ख्वाहिश मांगी। मैंने कहा मैं एशली को बहुत पसंद करता हूँ, हमारी क्लास में ही पढ़ती है।
मैं तो उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो कभी मेरी तरफ देखती तक नहीं। काश कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या किसी तरह हमारी बात बन जाए। बस ये छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। जैसे ही मैं दोबारा बेड पर गया, वो म्यूजिक बजना बंद। अब मैं सोच रहा था, क्या सच में ये मुराद भी पूरी हो सकती है? नहीं नहीं, ये कोई चीज़ थोड़े ना है जो मुझे सड़क पर मिल जाएगी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। बस ये किस्मत से था कि मैंने 1000 मांगे और भगवान ने 1000 दे दिए। अब सब कुछ थोड़े ना मिलेगा। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर से सुबह 5 बजे नींद खुल गई और दोबारा मैं सोने की कोशिश करता रहा। नींद आ ही नहीं रही थी। 8 बजे तक फिर से मैं कोशिश करता रहा और 8 बजे गुस्से में उठा। यार ये क्या हो गया है? ये साइकिल मेरा सोने का खराब सा हो गया है। मैं 8 बजे तक सोया करता था। बहुत अच्छे अच्छे सपने सुबह के वक्त आया करते थे। अब तो नींद 5 बजे ही खुल जाती है। चलो बाहर सैर करने के लिए जाता हूँ। मैं अब घर से बाहर निकल पड़ा था क्योंकि सैर का समय हो गया था। मैं सड़क पर सैर नहीं करना चाहता था क्योंकि कल की बारिश के कारण अब भी सड़क पर थोड़ा थोड़ा पानी था और वहाँ ग्राउंड में पानी ज़मीन में जा चुका था। वहाँ सैर की जा सकती थी। जैसे ही मैं ग्राउंड में पहुंचा, वो पार्क में कई लोग सैर कर रहे थे और जैसे ही मैं कुछ पेड़ों से आगे पहुंचा, वहां एशली खड़ी अपने मोबाइल पर बार बार बटन दबाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन यहाँ पर एशली क्या कर रही है, मैं सोचता रह गया। मैं उसके करीब पहुंचा। बात करने की हिम्मत तक नहीं थी। मेरी ज़बान से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था और वो मोबाइल पर कुछ किए जा रही थी। उसके बाद मैं करीब पहुंचा और उसने भी देखते ही मुझे पहचान लिया। अरे तुम यहाँ पर? तुम्हारा घर तो यहाँ आसपास ही है ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन तुम्हारा घर यहाँ पर नहीं है। तो एशली कहने लगी, हाँ मैं घूमते घूमते यहाँ पर आ गई थी, लेकिन मेरा मोबाइल नीचे पानी में गिर गया, अब चल ही नहीं रहा और बिना म्यूजिक सुने मुझे सैर करने की आदत नहीं है। मैं अकेला अकेला सा महसूस करती हूँ। मेरी ज़बान से ये शब्द अपने आप निकल आए थे, कोई बात नहीं, बातें करते हुए सैर करते हैं। मैंने ये कहा था और वो भी मुस्कुराती हुई मेरे साथ ही चलने लगी। हम दोनों बातें करते हुए उसी पब्लिक पार्क में घूमते जा रहे थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बार बार मैं मुड़कर एशली की तरफ देखता। क्या ये वही है? क्लास की सबसे सुंदर लड़की आज मेरे साथ इस गार्डन में किस तरह बातें करती हुई सैर कर रही है। हम बातें करते जा रहे थे और 1 घंटे तक हम दोनों सैर करते रहे। उसके बाद उसने कहा, मुझे अब घर जाना होगा। यार क्लास में कभी तुम इस तरह से बातें करते ही नहीं, तुम तो अकेले ही बैठे रहते हो। मैंने हमेशा सोचा शायद तुम्हें लोगों से बात करना पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर कभी बैठी ही नहीं। मैंने भी कह दिया, क्लास में सब मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैं सबसे दूर ही रहता हूँ। तो एशली कहने लगी, हाँ मेरा नंबर नोट करो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो क्लास में मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ जाया करूँगी और सुबह भी सैर के लिए आ जाया करना। मैं कल तुम्हें कॉल करूँगी, यहाँ पहुँच जाना। ये कहते ही मेरा उसने नंबर ले लिया और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था और मेरे पैर तो ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। जिस लड़की से मैं बात करने के लिए पिछले 2 सालों से तरस रहा था, उसने खुद मेरा नंबर लिया था। मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा और आज बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर से मेरे दिमाग में ख्याल आया उस सेंटा का। क्या सच में उससे जो मांगो वो दे देता है? 2 बार, ये संयोग नहीं हो सकता। आज फिर से ट्राई करूँगा। क्या वो सेंटा सच में मेरी अच्छी किस्मत के लिए ही आया है? किसने भेजा होगा वो? क्योंकि कॉलेज से छुट्टियां थीं तो अब मैं अपने बेड पर ही बैठा एशली के बारे में सोचे जा रहा था। 12 बजे उसका फ़ोन आ गया। क्या कर रहे हो? मैं घूमने जाना चाहती हूँ। इसके बाद उसने मुझे एक खास जगह पर बुलाया था। मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। वो इस जगह घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ये एक तरह का पुराने ज़माने का किला था। मैं यहाँ पर कभी नहीं आया था और उसके साथ घूमने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने कहा, मेरा भी कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं, तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे? मैंने हामी भर दी थी और उसकी मुस्कान बयां कर रही थी कि वो भी मुझे पसंद करने लगी थी और मैं तो उसे कब का पसंद किया करता था। 4 घंटे हम घूमते रहे और ये 4 घंटे 5 मिनट से भी छोटे लग रहे थे। कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। और एशली ने भी कह दिया, अभी छुट्टियां चल रही हैं, हम रोज़ घूमा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश और शाम को 6 बजे मैं घर पहुंचा था। अब हर चीज़ ही मुझे अच्छी लगने लगी थी। जब आप अकेले हों हर चीज़ बुरी लगती है और जब आप किसी के साथ हों तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। मैं ये महसूस कर पा रहा था। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना और जो दोस्त अब बनी है उसे मैं कब का पसंद किया करता था।
बेड पर बैठा मैं सोचे जा रहा था, ना किताब पढ़ने का मन, ना मोबाइल चलाने का मन। बस बैठे बैठे सोचने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी, क्योंकि घूमते घूमते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। 9:15 के करीब मैं सो गया। 12 बजे वो म्यूज़िक बजने लगा। अचानक मेरी आँख खुली। जैसे ही मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, मुझे याद आया, ये सेंटा यहाँ 12 बजे म्यूज़िक चलाता है और जो मांगो मिल जाता है। उस समय मुझे नींद चढ़ी हुई थी, तो मैंने एक ऐसी चीज़ मांगी जो शायद मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने कहा, मुझे कोई बुलाता नहीं, मैं चाहता हूँ कि कल नए साल की पार्टी में कॉलेज के जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं सब इकट्ठा हो जाएं। मैं सबके साथ पार्टी करना चाहता हूँ। मैं ये मांग कर सोने के लिए चला गया। मैंने सोचा तक नहीं था इसका अंजाम क्या हो सकता है। उसके बाद अगली सुबह फिर से 5 बजे मेरी नींद खुली। 8 बजे तक फिर से मैं सोचता रहा सोने के बारे में, लेकिन नींद नहीं आई। 8 बजे मैं सैर करने के लिए निकल पड़ा और वहाँ पर एशली मौजूद थी। एशली कब की मुझे मैसेज कर रही थी, शायद मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। वो मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगी, लेकिन मैंने उसे जल्दी ही मना लिया। हम 2 घंटे वहाँ पर सैर करते रहे और वो मेरी पसंद की बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रही थी और मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगा था। बस उसकी बातें सुनते सुनते ही बहुत खुशी हुए जा रही थी। उसने कहा, आज न्यू ईयर पार्टी है, क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ? मैंने हामी भर दी। उसे मना कैसे कर सकता था मैं हाँ करके सीधा घर की तरफ निकल पड़ा और आज मुझे अपनी माँ को बताने में बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आज रात न्यू ईयर पार्टी में जा रहा हूँ। माँ भी खुश। अच्छा, अब तो तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनने लगे हैं, तो पार्टीज में भी जाना शुरू कर दिया है। मैं मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, वो सेंटा की मूर्ति काफ़ी भयानक सी थी, लेकिन उसे गले लगाने में भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जैसे वो हर चीज़ दे रही थी जो मैं उससे मांग रहा था। और आज रात न्यू ईयर पार्टी में मैं चाहता था मुझे जान पहचान वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। मेरे कॉलेज में जितने भी पढ़ते हैं वो वहाँ पर पहुँचें और मुझे देखें एशली के साथ, मैं उन्हें जला पाऊँ। पूरा दिन रात की पार्टी के लिए मैं तैयारी करता रहा। मैं ये सोचता रहा कि एशली को गिफ्ट क्या दूँ। पूरा दिन घूमते घूमते भी निकल गया और शाम के 6 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। एशली का फ़ोन आना शुरू हो गया था और मैं एक छोटा सा परफ्यूम ही उसके लिए गिफ्ट के लिए पसंद कर पाया था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने कह दिया था, हमारे शहर में सबसे अच्छी पार्टी उसी होटल में दी जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे म्यूजिशियंस भी आए हुए होते हैं। वहीं पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। मैं खुश था, उसके साथ वहाँ पर पहुँच गया था। 9 बजे के करीब मैंने देखना शुरू किया कि हमारे कॉलेज के सभी बच्चे वहीं पर आ रहे थे, वो भी जो मुझे तंग किया करते थे। हर कोई वहाँ पर पहुँच रहा था और मुझे देखकर हंस रहा था। एशली मेरे साथ तो थी, लेकिन वो सब मुझे देखकर इस तरह से हंस रहे थे जैसे एशली मेरे साथ क्या कर रही है और मैंने कैसे उसे बेवकूफ़ बनाया हो, वो पूछ रहे थे। बार बार आते मुझे तंग करते, एशली को भी वो तंग किए जा रहे थे। न्यू ईयर पार्टी हम अच्छे से मनाना चाहते थे, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। हर कोई मुझे परेशान कर रहा था। मैं अकेला बैठा करता था, किसी को कुछ भी बताया नहीं करता था और आज हर कोई मेरे पास आकर मुझे जलील किए जा रहा था। एशली की आंखों में भी पानी आ गए थे, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। वो मुझे पसंद किया करती थी, लेकिन जैसे कॉलेज का कोई भी लड़का या लड़की मुझे पसंद नहीं करता था। हर कोई मुझे जलील किए जा रहा था और 12 बजे से पहले पहले हम दोनों वहाँ से निकल आए। मैं भी रो रहा था और एशली की आंखें भी नम थी। वो मुझे कह रही थी, ये सब तुम्हें तंग क्यों करते हैं? कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे? मेरी आंखें तभी चमकी। मैंने कहा, मुझे घर जाना होगा, मैं बहुत तंग हूँ, मुझे घर जाना होगा। मैंने एशली को ड्रॉप किया और मैं सीधे घर पहुँच गया। अभी 12 नहीं बजे थे। 12 बजे मैं कोई ऐसी विश मांग सकता था जो मेरे लिए ज़िंदगी और आसान कर देती। उस सेंटा के सामने बैठ गया था मैं। 12 बजे का इंतज़ार करने लगा था और 12 बजे उससे म्यूज़िक चलने लगा। जैसे ही म्यूज़िक चलना शुरू हो गया, मैंने कहा, कोई मुझे पसंद नहीं करता कॉलेज में। मैं चाहता हूँ वो सब मुझे पसंद करने लगे, मेरे लिए एक सिंपैथी बनाए। मैं हमेशा से दबा दबा सा रहा हूँ, मेरे लिए सिंपैथी बन जाए और वो मुझे पसंद करें, मुझे तंग ना करें। ये विश मांग कर मैं अपने बेड पर बहुत समय तक रोता रहा था। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला और मेरी नींद अगली सुबह 8 बजे खुली थी।
अब जैसे 5 बजे नींद वाला वो सिस्टम खत्म हो गया हो और फिर से मैं 8 बजे तक पहुंच गया था। 8 बजे हमारे घर की बेल बजी। मैं वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर पहुंचा तो मेरा ही क्लासमेट बाहर खड़ा था। ये वही लड़का था जिसने कल मुझे सबसे ज़्यादा जलील किया था। वो मुझे गले लगाकर बोलने लगा, यार माफ़ करना, कल थोड़ी ज़्यादा पी ली थी इसलिए तेरे बारे में गलत बोलने लगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तू मुझे माफ़ कर देगा ना? मैं तेरा यार दोस्त बनना चाहता हूँ। देख, तुझे कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कहूँगा। मेरे सामने वो ये सब कह रहा था। उसका घर हमारे घर के पास ही था और वो सबसे पहले सुबह आकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था तो मुझे खुशी हुई। चलो, समय बदलने लगा है। मैंने विश मांगी है और वो पूरी होने लगी है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ा मन हल्का हो चुका था। 5 मिनट बाद दोबारा बेल बजी। मैंने वो दरवाज़ा खोला और बाहर गार्सिया खड़ी थी। वो भी हमारी क्लास में ही पढ़ती है और कल सबसे ज़्यादा एशली के बारे में बुरा वो बोल रही थी। उसने भी माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उसके पीछे ही हमारी क्लास का एक और लड़का खड़ा था, वो भी माफ़ी मांग रहा था। वो माफ़ी मांग कर गए। अब दिल मेरा बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था। शायद उन्होंने पी रखी थी इसलिए मेरे बारे में बुरा भला कहने लगे थे। मैं पार्टी से आ गया इसलिए सिंपैथी जताने के लिए आ रहे हैं। वो सेंटा बहुत अच्छे से काम करता है। मेरी तो बात बननी शुरू हो गई। हर कोई अब मुझे पसंद करने लगा है, मेरे लिए जैसे सिंपैथी रख रहा है। वहाँ 10 बार बेल बजी थी। मेरी क्लास का हर बच्चा वहाँ मुझे सिंपैथी देने के लिए आ रहा था, लेकिन सबको क्या हो गया? एक ही रात में क्यों यहाँ पर आ रहे हैं मुझे सिंपैथी देने के लिए और जैसे मुझसे दोस्ती करना चाहते थे? मुझे इसका जवाब जानने में लगभग 2 घंटे लग गए। जैसे ही मैंने टीवी लगाया था वहाँ एक एक्सीडेंट की खबर आई हुई थी। ये एक्सीडेंट एशली का हुआ था और उसकी उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा कि मैं हक्का बक्का सा रह गया था। टीवी के सामने बैठा मैं रोए जा रहा था और माँ ने मुझे चुप कराया। माँ बार बार मुझसे सवाल कर रही थी, क्यों रो रहे हो? मैं माँ को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं वहाँ एशली के फ्यूनरल पर पहुँचा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थे जो मुझे गले लगा लगा कर मुझसे माफ़ी मांगते जा रहे थे। मैं समझ गया था वो मुझसे घर आकर माफ़ी क्यों मांग रहे थे। कल उन्होंने मुझे जलील किया था, एशली को जलील किया था, और जब मैंने एशली को घर पर ड्रॉप किया था उसे जैसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। वो उसके बाद घर से बाहर आई थी और सड़क पर घूमने लगी थी। तभी एक कार से टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहा था। हर किसी को ये खबर मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सुबह टीवी चलाया ही नहीं था, इसीलिए हर कोई मुझसे माफ़ी मांग रहा था। और एशली के फ्यूनरल पर भी हर कोई मुझसे माफ़ी मांगे जा रहा था, जिसने भी हम दोनों को जलील किया था। उन सबको लग रहा था कि जैसे उन्होंने इतना बुरा काम किया जिस कारण एशली की मौत हुई और मुझसे सिंपैथी जताए जा रहे थे। उस सेंटा ने अपना काम तो कर दिया था। उस क्लास का हर बच्चा मुझसे माफ़ी मांग कर गया था और मुझसे दोस्ती करने की बात कर कर गया था, लेकिन जिसे मैं पसंद करता था वो तो इस दुनिया में नहीं रही थी। वहाँ उसे दफनाया जा रहा था और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं रोए जा रहा था। एशली की माँ मुझे देख रही थी, वो मुझे जानती नहीं थी। अभी कुछ ही तो दिन हुए थे मेरी एशली से दोस्ती हुई थी। वो मुझे पसंद करने लगी थी और मैं भी उसे पसंद करने लगा था। मैंने बहुत सपने सजाए थे, सब खत्म। घर आकर बहुत रोया था मैं। पूरा दिन मैं अपने कमरे में घुसा रहा था। माँ भी खाना खाने के लिए मुझे बुलाती रही, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। रात का समय हो गया था और 12 बजे तक मैं सो ही नहीं पाया। नींद आ ही नहीं रही थी। भविष्य के जो सपने मैं सजो चुका था वो टूट चुके थे, इसलिए नींद नहीं आई। और 12 बजे सेंटा से वो म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। वो म्यूज़िक कुछ देर तक बजता रहा था, लेकिन मैं सदमे में था। तभी दिमाग खुला मेरा। ये वो हर चीज़ देता है जो इससे मांगी जाती है। भले ही इसने एशली को छीन लिया हो, लेकिन वापस भी तो दे सकता है। मैं उस सेंटा के सामने बैठ गया और म्यूज़िक चल रहा था। मैंने मांगना शुरू किया, मैं चाहता हूँ एशली मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं ये कहकर बेड पर बैठ गया था और रोए जा रहा था। तभी म्यूज़िक बंद हो गया। अब मैं उस सेंटा की तरफ देख रहा था। मैं बेड पर बैठा था और ये सोच रहा था क्या ये सब सच होगा। 12:30 का समय था। हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया जाना शुरू हो गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। कौन है?
जो बेल नहीं बजा रहा, दरवाज़ा खटखटा रहा है। माँ ने आवाज़ लगाई, देखो तो बाहर कौन आया है। मैं अब दरवाजे के पास गया और बाहर देखने लगा। बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और सामने ऐशली खड़ी थी, लेकिन ऐशली के सर से खून बह रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और शरीर भी जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा। वो लाश मेरे सामने जैसे रखी गई थी और मैं घबरा कर पीछे गिर गया। वो चलकर घर के अंदर आने लगी और सीधी मेरे कमरे के अंदर पहुंच गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लगाया और माँ पूछ रही थी कौन था। मैंने कहा पता नहीं, कोई शायद कुत्ता था, दरवाजे पर हाथ मार रहा था। माँ ये सुनकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन ऐशली मेरे कमरे में बैठी थी। ऐशली की लाश थी या ऐशली जिंदा थी, मैं समझ नहीं पाया। उससे बात करना चाहता था और उसने भी जवाब देना शुरू किया। मैंने पूछा तुम्हारी तो मौत हो गई है ना, तुम यहाँ कैसे आ गई? उसने बहुत भारी आवाज में बोलना शुरू किया, तुमने मांगा था मैं वापस आ जाऊं, मैं वापस आ गई। उसकी ये आवाज के साथ मुंह से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, जैसी लाश से आती है। मेरा पूरा कमरा बदबू से भर चुका था और उसके सामने खड़ा मैं थर थर कांप रहा था। एक लाश जिंदा होकर मेरे घर में आ गई थी। मैंने उससे कहा तुम्हें जाना होगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने तो विश मांगी थी कि तुम जिंदा चाहिए। उसने कहा तुमने ऐसा नहीं मांगा, तुमने मुझे वापस मांगा और मैं वापस आ गई। अब मैं डरा हुआ था, करता तो क्या करता। मैंने सोचा मैंने गलती कर दी, मुझे ऐशली को जिंदा करना चाहिए था। मैंने उसे सिर्फ वापस मांगा और उसकी लाश थोड़ी जिंदा होकर वापस आ गई। अब मैं दोबारा विश मांगूंगा। मैंने ऐशली को कह दिया था तुम्हें बेड के नीचे छिपना होगा। मैंने अपने कमरे में सारे परफ्यूम उड़ेल दिए थे ताकि वो बदबू खत्म हो जाए, लेकिन कमरे से वो बदबू नहीं जा रही थी। लाश की बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और अब मुझे परेशानी का सामना पूरा दिन करना पड़ेगा। सुबह तक कमरे से बदबू तो आ रही थी, लेकिन मैंने एक खिड़की खोल दी थी और दरवाजे के नीचे भी कपड़ा फंसा दिया था ताकि पूरे घर में वैसी बदबू ना आए। मैं दरवाज़ा खोलकर भी माँ को कोई जवाब नहीं दे सकता था। माँ बाहर से कहती रही खाना नहीं खाना। मैंने कह दिया नहीं, मैं आज खाना नहीं खाना चाहता, आज मैं फास्ट रखना चाहता हूँ, एक्सरसाइज में नए तरीके से मैं अपनाना चाहता हूँ। माँ को बड़ी मुश्किल से समझाया था और माँ कहती रही थी थोड़ी बदबू सी आ रही है तुम्हारे कमरे से। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो कुछ था सामान जो गिर गया, उस कारण बदबू आ रही है। पूरा दिन माँ को समझाने में बड़ी मुश्किल हुई और उस खिड़की से बदबू बाहर निकल रही थी, इस कारण सांस लेने में थोड़ी आसानी हो रही थी। लेकिन वो बदबू बाहर जा रही थी तो लोगों को भी परेशानी होगी, इसलिए बार बार खिड़की को बंद भी करना पड़ता। अब पूरा दिन निकाल दिया था मैंने। जैसे ही रात हुई, इंतज़ार था सेंटा से वो मुराद मांगने का। रात होते ही ऐशली की आवाज़ें उस बेड से काफ़ी तेज़ आने लगी थी। मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहीं लेटे रहना नहीं चाहती। दिन के वक्त तुम्हारी बात मान ली, लेकिन रात का समय तो मेरा है। मैं आधी मर चुकी हूँ, मुझे बाहर निकलना ही होगा, यहाँ नहीं रह सकती मैं उसे समझाए जा रहा था, आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो, माँ को सुनना नहीं चाहिए, पिता को सुनना नहीं चाहिए, वरना हम परेशानी में फंस सकते हैं। ऐशली उस बेड के नीचे से निकलना चाहती थी और मैंने खींचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन मैं जैसे ही उसकी कलाई खींचकर बाहर निकाल रहा था, उसकी 2 उंगलियां टूट गई। वो उंगलियां जैसे ही टूटी मैं घबरा गया था। मैं थर थर कांप रहा था और उन उंगलियों को वहीं पर फेंक दिया। मैंने उसकी उंगलियां तोड़ दी, अब इसे कैसे जोड़ूंगा? मुझे उस सेंटा से सही से मांगना होगा, तभी कुछ कर सकता हूँ। 12 बजे तक का इंतज़ार ऐशली करना ही नहीं चाहती थी। वो उस खिड़की से बाहर कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं खिड़की से बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन ऐशली गुस्सा कर रही थी। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक रहे हो। मुझे बाहर जाना है, घूमना पसंद है, सैर करना पसंद है। मैं अपने घर भी तो जाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास ज़रूर आ गई, लेकिन मुझे भी आज़ादी चाहिए। उस गार्डन में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ ठंड के कारण बाहर कोई निकला नहीं हुआ था और मैं एक लाश को पकड़कर अपने घर वापस लाना चाहता था। वो मान ही नहीं रही थी। बार बार मैं उसे खींचता, कभी उसके सर के बाल मेरे हाथ में आ जाते, कभी उसके वो गले हुए कपड़े हाथ में आ जाते। मैं कैसे रोकता उसे मैंने पकड़ा, उठाने की कोशिश की और लाश भारी होती है आज समझ गया था।
उसे घसीटता घसीटता उसी खिड़की से अंदर लाने में 2 घंटे लग गए थे। 12 बजे के करीब का समय हो गया था, लेकिन वो वापस उस खिड़की से बाहर भागना चाहती थी। उसे बांध भी नहीं सकता था क्योंकि वो चिल्ला सकती थी, वहाँ परेशानी बढ़ जाती मेरे लिए। जैसे ही 12 बजे वहाँ उस सेंटा से म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। मैं खुश हो गया। मैं अब एशली को पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वहाँ से एक मुराद मांगना चाहता था। मैं उस सेंटा के सामने बैठ गया और मैंने विश मांगी कि एशली को बिल्कुल वैसा बना दो जैसे मरने से पहले थी, ये अधमरी मत रखो। मैं ये मांगकर अपने बेड के पास गया और वो म्यूज़िक बजना बंद। अब एशली उस खिड़की से बाहर निकल चुकी थी और मैं भी भागकर उस खिड़की से बाहर गया और एशली को ढूंढने लगा। वो यकीनन अपने पहले वाले शरीर में आ गई होगी, लेकिन गई कहाँ? मैं उसे ढूंढता रहा, इधर उधर झांकता रहा, लेकिन मेरी नज़र जब पीछे पड़ी वो मेरे ही घर की उसी खिड़की को फांदकर अंदर पहुंच गई थी। दूर से साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो वापस उसी कमरे के अंदर क्यों जा रही है? मैं भागता हुआ खिड़की के रास्ते से अंदर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया था। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे माता पिता वाले कमरे में पहुंच गई थी। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैं हैरान हो चुका था। एशली वहां खड़ी शीशे में देख रही थी और वो लाश के रूप में ही थी। उसका शरीर असली इंसान जैसा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसके मुंह से शब्द निकले मैं डरने लगा। एशली नहीं थी वो, उसके शरीर में माँ की आत्मा थी। ये मैं कैसी हो गई? मैं बूढ़ी ज़रूर थी, लेकिन ये किसी और औरत का शरीर है और वो भी सड़ा हुआ। मेरा शरीर कहाँ है? इसके बाद मेरे सामने माँ खड़ी थी और माँ के शरीर के अंदर एशली की आत्मा। ये मेरा शरीर कैसा हो गया? मुझे चोट लगी है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ें ऐसे थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे 2 लाशें मेरे सामने खड़ी हों। मेरी माँ भी लाश बन चुकी थी और एशली भी मेरे माँ के शरीर में उसे भी सड़ाए जा रही थी। मेरी माँ का मांस भी सड़ने लगा था। मेरे पिता मेरी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे, ये क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? और ये तुम्हारी माँ के साथ क्या हो रहा है? शरीर कैसा हो गया है इसका? मैं रोता जा रहा था। अब घर में एक नहीं बल्कि 2 लाशें हो गई थी और मैं पिता को भी समझाने की कोशिश करता रहा। पिता समझ नहीं रहे थे। एशली मेरी माँ के शरीर में थी और मेरी माँ का शरीर भी सड़ रहा था क्योंकि वो आत्मा अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। फिर भी मैंने वापस बुलाई थी, जबकि एशली का शरीर तो वैसे भी सड़ा हुआ था, उससे बदबू आ रही थी और उसमें मेरी माँ की आत्मा थी। पिता मुझसे पूछ रहे थे ये हो क्या रहा है। मेरे बेडरूम में सबको बुलाया गया और मैंने पिता को समझाया। माँ को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ की आवाज़ भारी होती जा रही थी। माँ कहती जा रही थी कि मुझे अजीब सी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। एशली भी मेरी माँ के शरीर में बैठी ये कह रही थी, तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे याद आ रहा है मेरी मौत हो चुकी है। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया की हूँ, मुझे जाने दो। मैंने समझा दिया था पिता को, अगले दिन इस सेंटा से मैं मांगूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। एशली को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया जाएगा और माँ को अपने शरीर में वापस। लेकिन वो पूरी रात और अगला दिन निकालना बहुत मुश्किल भरा था। वो हमसे लड़ रहे थे। 2 लाशें थी घर में। मेरी माँ की लाश भी बनती जा रही थी और एशली की लाश भी वहाँ माँ के शरीर में उसे लाश बनाए जा रही थी। मेरी माँ का शरीर भी सड़ने लगा था और दोनों आत्माओं की तरह थे जैसे भूत हों। हमें काटने की कोशिश कर रहे थे, हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाने की जिद कर रहे थे। पूरा दिन जैसे बड़ी मुश्किल से उन्हें बांध कर निकाला था और पिता कह रहे थे, सब कुछ तुम्हें ठीक करना होगा, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। पूरा दिन निकला और अगली रात का समय बीतने का नाम नहीं ले रहा। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध रखा था, मुंह पर टेप लगा रखी थी, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा बदबू, लाशों की बदबू थी ये। इसके बाद 12 के करीब का समय था। 12 बजे उस सेंटा से म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। जैसे ही म्यूज़िक बजा मैं उसके सामने बैठना चाहता था, लेकिन पिता जल्दबाजी में उसके सामने बैठकर कहने लगे, ये लड़की जहाँ से आई है इसे वहीं पर वापस भेज दो, वहीं पर वापस भेज दो। मैं पिता को समझा रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो मैं कहूँगा वैसा करना है। इन्हें दोनों के शरीर में बदल दो, पहले शरीर बदलो। मैं ये कह रहा था और पिता वापस भेजने का नाम लिए जा रहे थे। हमें पता ही नहीं चला दोनों में किसकी विश मानी गई।
मैंने शरीर बदलने की विश मांगी। मैंने शरीर बदलने की विश मांगी थी और शरीर बदला। एशली की आत्मा पिता के शरीर में पहुंच गई थी और मेरे पिता, मैं यहां पर कैसे आ गई? मैंने कहा, तुम कौन हो? मैं एशली। वहां मैंने देखा मेरे पिता की आत्मा मेरी माँ के शरीर में थी, मेरी माँ की आत्मा एशली के शरीर में थी। यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब सा हो चुका था। मैं अपना सर खुजाने लगा था, अब करूं तो करूं क्या? तीनों आत्माओं की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था 3 लाशें घर में हैं जो एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही हूं। 2 शरीर तो बांधे जा चुके थे, लेकिन एशली की आत्मा मेरे पिता के शरीर में थी और मेरे पिता का शरीर बहुत तगड़ा था। उन्हें पकड़ने में परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पिता को पकड़ा, रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बांधने का नाम नहीं ले रही। वहां बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सीढ़ियों पर बांध दिया। अब तीनों सीढ़ियों के पास मुंह पर पट्टी लगे हुए इसी तरह बैठे थे, तीनों लाशों की तरह आंखें ऊपर चढ़ाए, जैसे मेरे सामने 3 भूत हों जिन्हें मैंने रस्सियों से बांधा हो। अब मैं सोच रहा था, मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? पूरी रात निकाली और अगला दिन निकालने में और ज़्यादा परेशानी। हमने कुछ खाया तक नहीं था 2-3 दिनों से। बार बार मैं पानी पिलाकर काम चला रहा था। थोड़ा कुछ आज बनाकर मैंने उन्हें भी खिलाया और खुद भी खाया। लाशें खाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं पट्टी खोलता, मुंह में डालता और पट्टी बंद कर देता। वो चबाते हुए नजर आते। अब क्या करूं, क्या करूं? मैंने इतनी बड़ी परेशानी कर दी है। वो सेंटा भयानक इसीलिए है क्योंकि वो साधारण विष नहीं देता। वो ऐसे घुमाकर चीजें देता है कि आप परेशानी में पड़ें। काम आसान नहीं होता। अब मैं पूरा दिन सोचता रहा था, इस परेशानी को ठीक कैसे करूंगा। अगर मैंने मांगा कि उनके शरीर बिल्कुल सही हो जाएं, तो शरीर अपने आप बदल जाएंगे, किसी और का शरीर मिलेगा और यहाँ और लाशें बन जाएंगी। अब ये तो 3 लाशें हैं, ये जिंदा शरीर नहीं है। जिंदा शरीर मेरा है। अगर मेरे साथ बदल गया तो मैं क्या करूंगा? दोबारा कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। और अगर इन्हें जिंदा करने की कोशिश की और पड़ोसियों से ये शरीर बदल गए तो और कचरा फैल जाएगा। क्या करूं इन्हें? इसी तरह मरा हुआ कह दूं? मैं रो रहा था, पूरा दिन रोते रोते निकल रहा था। मैं क्या करता? बहुत बड़ी परेशानी में घिर चुका था। मैं एशली को खो चुका था, अपने माता पिता को खो चुका था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं सोच रहा था, एक ऐसी विश मांगूं जिससे सब कुछ सही हो जाए। वो क्या होगी? ऐसी विश जिससे परेशानी ना बढ़े बल्कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या मैं कह दूं सब कुछ पहले जैसा हो जाए? लेकिन ये तो बस लाशें बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्या मांगूं, क्या मांगूं? पूरा दिन मैं सोचता रहा था और 12 बजे तक, और रात के 12 बजे एक ही निष्कर्ष पर मैं पहुंच पाया था। 12 बजे म्यूजिक बजना शुरू हो गया और मैं आंखें खोले हुए मांग रहा था। मैं चाहता हूं कि ये सेंटा कभी मेरे घर आया ही ना होता। मैं उससे पहले पहुंच जाता और कभी उस वेबसाइट पर एड्रेस डालता ही नहीं, कोई सेंटा गिफ्ट मांगता ही नहीं। जब मैंने ये मांगा, मैं बेड पर जाकर बैठ गया और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, एक धमाके की आवाज़, मेरी आंखें चुधिया गई और वहाँ रोशनी ही रोशनी घिर गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदला सा था। वहाँ सेंटा वाला गिफ्ट नहीं था। मेरा ध्यान घड़ी पर पड़ा। नीचे तारीख बताई गई थी। ये वही तारीख थी जिस दिन मैं बाहर घूमने के लिए गया था। बेड पर ध्यान दिया तो वहाँ लैपटॉप पड़ा था। वो वेबसाइट खुली हुई थी और उस पर मैंने नाम तो भर दिया था, एड्रेस नहीं लिखा था और सबमिट नहीं किया था। मैं इधर उधर देखने लगा। मैं तभी दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और अपने माता पिता के कमरे में जाकर देखने लगा। वो दोनों सोए हुए थे। आवाज़ लगाकर मैंने कहा, माँ, माँ। मेरी माँ उठी और कहने लगी, क्या हुआ? इतनी रात को आवाज़ें क्यों लगा रहे हो? पानी पीना है? किचन में जाकर पी सकते हो, अब तुम बड़े हो गए हो। इसके बाद माँ सो गई। वहाँ पिता भी बोल रहे थे, क्या रात को उठता रहता है, इसे लैपटॉप लेकर नहीं देना चाहिए था। मुझे खुशी हुई, मैंने अपने माँ बाप को सही कर दिया था। शायद मैं उसी समय में पहुँच गया था। शायद ये सेंटा मेरे पास कभी आया ही नहीं। तभी मैं अपने कमरे में गया और वो वेबसाइट मैंने डिलीट कर दी। वो पैम्पलेट मैंने अपने हाथ से फाड़ दिया था और घर के बाहर जाकर फेंक दिया था। छोटे छोटे टुकड़ों को मैं नहीं चाहता था कोई जोड़े और वो वेबसाइट को जाने। वो सेंटा, द ग्रेट सेंटा गिफ्ट किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं एशली के बारे में सोच रहा था।
मैं बाहर सैर करने के लिए गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, आज मैं 7 बजे ही वहां पर पहुंचा हुआ था, जैसे ही मेरा ध्यान सामने पड़ा, एक आदमी की जेब से पर्स गिरा बिल्कुल आंखों के सामने। वो बूढ़ा सा आदमी था जिसके हाथ में डंडा था। मैं भागता हुआ उसके पास गया। ये पर्स मैंने पहचान लिया था, ये तो वही पर्स था ना। लेकिन ये घटना तो जब मैंने फॉर्म भरा उसके एक दिन बाद घटी थी। आज हर चीज एक दिन पहले घट रही थी। मैं वो पर्स उठाकर उस बूढ़े को दे रहा था और उसने भी मुझे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कुछ खास नहीं था, बस $1000 थे। मैं वैसे पैसों का कुछ नहीं करना चाहता, वैसे ये पर्स मुझे मेरी बीवी ने गिफ्ट किया था। तुम इस $1000 से 500 रख सकते हो, तुम्हारे काम आएगा। मैं उसे मना करता रहा लेकिन उसने ज़बरदस्ती $500 मुझे दे दिए। अब वो वहाँ से जा चुका था और मैं सोच रहा था, क्या ये पैसे मेरे काम आ सकते हैं या अब भी मैं उस शाप में बंधा हुआ हूँ। वो पूरा दिन निकल चुका था और शाम को मैं ढूंढता रहा एशली को। उसके घर गया। मैं किसी को भी ये जताना नहीं चाहता था कि वहाँ कुछ हुआ है। दूर से आती हुई एशली दिखी मुझे, वो जिंदा थी। तब मैं जाकर खुश हुआ था। उसके सामने खड़ा था। मुझे देखती हुई वो एक तरफ से निकल गई। ना मैंने उसे बुलाया ना उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ थमा रहा था। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था और अब मुझे लगा था शायद मुझे एशली से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्या पता मैं उसे दोबारा मुसीबत में डाल दूं। मैं वापस जैसे ही शाम के वक्त घर आया, घर पर एक लेटर था। ये लेटर मेरे नाम पर आया हुआ था। ऊपर सेंटा की तस्वीर बनी हुई थी और मैं घबरा गया। ये मैं दोबारा नहीं चाहता। मैंने वो लेटर खोला और उसमें मेरे लिए खास मैसेज था। आपके लिए गिफ्ट है वो कुछ दिन जो आप पहले से जानते हैं क्या क्या होगा। आपकी जिंदगी सुखद रहे। आपके सेंटा गिफ्ट का काम पूरा हुआ। बस यही शब्द थे। मैं उस शाम घबराया हुआ था, कोई मुसीबत ना आए, लेकिन आई ही नहीं। अगली सुबह मैं 5 बजे ही उठ गया था। अब मैं ज़्यादा सोना नहीं चाहता था। 5 बजे मैं घर के काम करने लगा और 8 बजे मैं सैर के लिए निकल पड़ा। मुझे पता था भविष्य में क्या क्या होने वाला है। वहाँ एशली सैर के लिए आई हुई थी और उसका मोबाइल पानी में गिर चुका था। उसके पास गया मैं, उससे पूछने लगा क्या हुआ। उसने वही बताया जैसा उसने पहले बताया था और मैं कहने लगा चलो सैर करते हैं, कुछ बातें करेंगे। इसके बाद समय वैसे ही बीता और अब मैं कोई विश नहीं मांग रहा था। भविष्य बिल्कुल वैसा ही होने वाला था। वो मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और मेरे दोस्त मुझे जलील करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हर कोई जैसे चुप कर गया था। मुझे पता था वो मेरी बेइज्जती कैसे करने वाले हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं, और मैं तैयारी पहले से करके आया था। एशली मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि मैं किस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए भी मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन मुझे उन शब्दों से दर्द नहीं हो रहा था, मुझे भविष्य से दुख था। मैं एशली को खुद घर छोड़ने गया था और मैं कह रहा था, देखो मैं भले ही बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुम्हें दुख नहीं लगना चाहिए। हम जितने भी अच्छे दोस्त बने, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूँगा। भले ही आज दिन बुरा निकला था, लेकिन उसके चेहरे पर जाते वक्त वो मुस्कान थी और मैंने कहा था मैं घर पहुंचते ही तुम्हें कॉल ज़रूर करूंगा और एक बात का वादा करो, घर से बाहर मत निकलना। उसने भी कह दिया बिल्कुल, मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगी। मैंने कहा आज पार्टी है, शायद बेइज्जती के कारण तुम्हें दुख लगा हो और तुम घर से बाहर निकलो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं निकलूंगी। और उस रात उसे घर पर मैंने ड्रॉप किया था और घर पहुंचकर उसे फ़ोन लगा लिया था। उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया और इस तरह मैंने वो घटना भी रोक दी थी जिसमें एशली की मौत होती, और वो सेंटा तो अब मौजूद था ही नहीं। इसके बाद मेरी अकेले रहने की आदत भी बदल गई और मैं अब कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करता और किसी ऐसी डार्क वेब की वेबसाइट पर कभी साइन अप तक नहीं करता। क्या पता कौन सा गिफ्ट वो भेज दें और उसमें क्या छिपा हो। अगर आपको वो सेंटा गिफ्ट मिला होता तो आप क्या करते? यकीन कीजिए, जो गिफ्ट वरदान नजर आता है कभी कभी शाप भी बन जाता है।